नमस्कार, मैं श्री स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। उत्तरायणी कार्तिक महोत्सव समापन, सीएम धामी ने शिरकत, कहा विकल्प रहित संकल्प के साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। उत्तराखंड में 15 सीमाओं के ग्रीन से वसूली, धामी सरकार ने 15 फरवरी से लागू होगी व्यवस्था। एएनपीआर के कैमरों में ऑटोमेटिक होगी ग्रीन सेज की वसूली। फिर बड़ा उत्तराखंड का बीजेपी कुंभ का नेव, कांग्रेसियों के सहित सैकड़ों लोगों के थामा पार्टी ने दामन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा, अभी भी कई कांग्रेस में संपर्क में है। अंकिता के पिता को मां पंचायत में भावुक अपील, स्टिंग जज के निगरानी में सीबीआई हत्याकांड को तहकीकात, पुराने एफआईआर पर होगी आगे बढ़े जांच। खबरें विस्तार से। पुष्कर सिंह धामी का पैरेड ग्राउंड के आज की सेवक कृति और फेडरेशन के द्वारा आयोजित किए गए दिवसीय उत्तरायणी कार्तिक और महोत्सव के समापन कार्यक्रम के समीप और अवसर के पर उन्होंने कार्यक्रम के उपस्थित लोग और कलाकार की साहित्यकारों को, कला प्रेमियों से बड़ी संख्या में उपस्थित और जनता का स्वागत भी एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प फाउंडेशन के द्वारा आयोजित और महोत्सव के उत्तराखंड की समृद्ध लोक और सांस्कृतिक परंपराओं के जीवित बनाए रखना सराहनीय और प्रयास है। उन्होंने प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि पहुंचाना महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने महोत्सव का सफल आयोजित और के लिए सेवा संकल्प और फाउंडेशन के संस्थापक गीता धामी और समस्त आयोजन की समिति साधुवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार की सांस्कृतिक आयोजित में राज्य का पहचान और अधिक सशक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को कलाओं और पारंपरिक वेशभूषा और हस्तलिपि एवं कारागारी की नजदीक से जानने की, समझने की अवसर प्राप्त होती है। पिछले लंबे समय तक आज की ग्रीनसेस को लेकर हो रहे होमवर्क अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कड़ी के राज्य में 15 सीमावर्ती क्षेत्र में और शेष वसूली के लिए चिन्हित किया गया है, जहां से राज्य के 100 करोड़ सालाना आय जुटाने के लिए फॉर्म और वर्क तैयार किया गया। उत्तराखंड के सारे राज्य सरकार आय बढ़ाने के लिए लगातार नए नए राजस्व के स्रोत और तलाश हो रहे हैं। पर्यटन राज्य अर्थव्यवस्था के रीढ़ को, लेकिन केवल पर्यटन पर निर्भर रहने की बजाय सरकार को टैक्स और शुल्क के जरिए स्थायी आमदनी और सुरक्षित करना चाहती है। इस कड़ी को ग्रीन सेस के लिए एक बड़ा और संगठित रूप में लागू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। फिलहाल नरेशन बॉर्डर के दूसरे राज्य के आने वाले निजी वाहनों के लिए ग्रीन सेस वसूलने जा रही है, लेकिन ये अब व्यवस्था पूरी प्रदेश के लिए 15 जगह पर लागू होने जा रही है। परिवहन एवं विभाग के राज्यों की सीमाओं के लिए स्थिति 15 के शहीद करे गए, जहां 15 फरवरी ग्रीन सेस के वसूली शुरू कर दी जाएगी। इस अभी से जगह पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट और रेखांकित और एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहनों के नंबर प्लेट में स्क्रीन पर खुद ही सेंस वसूली प्रक्रिया का अंजाम होगा। भाजपा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आज हो रही है राजनीतिक दलों की कार्यकर्ताओं के भाजपा के दामन का थामा है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री कुंदन परिहार भी मौजूद रहे। ऋषिकेश के देहरादून और उत्तरकाशी, टिहरी, पीड़ा, रुद्रप्रयाग और चमोली में कई पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने भेजा दामन का थामा। और भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कहना है कि ये आने वाले और दिनों में भी भारी संख्या में कांग्रेस के साथ दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल मंडल के सभी जिलों से अनेकों कांग्रेस, बीएसपी, कुछ लोग सपा के भी हैं और यूकेडी, ऐसे दलों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की है, जिनमें नगर पालिका पौड़ी की अध्यक्ष बहन नेगी हमारी बीच में बैठी हुई है, हिमानी नेगी जी, और हमारे भाई
हमारे केसर सिंह जी पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे पौड़ी जिले के, इन्होंने संस्था ली है। और अभी आपने देखा होगा अनेकों जगह, क्योंकि अपनी पौड़ी के लोग सामने बड़ी संख्या प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी ग्रहण किया है। दिसंबर 2000 को अंकिता न्याय को दिलाने के लिए आज फिर से भटक रहे हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता देहरादून के आयोजित महापंचायत में भावुक नजर आए हैं। अंकिता के माता पिता मंच से एक ही बात कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का सेटिंग और जज की निगरानी में सीबीआई का जांच करे, पुरानी एफआईआर में ही जांच आगे बढ़े। अनिल जोशी के एफआईआर में पूरे मामले में हटाया जाए, साथ ही यमकेश्वर विधायक रेणु वशिष्ठ भी एक हफ्ते में कॉल डिटेल निकाली जाए, जिससे वीआईपी कौन थे इसका भी खुलासा हो जाए। दर्ज की उन्होंने किस तरीके से की, ना तो मैं उनको जानता हूँ ना पहचानता हूँ। जो एफआईआर दर्ज होगी वो तो मैंने पहले से वहाँ करा रखी है। तो इसमें मेन हमारा बिंदु है कि जहाँ तक जांच हो चुकी है उससे आगे सीबीआई जांच करेगी। और एक रिनोवेशन जिसने रिजोर्ट तोड़ा, और पुलकित आर, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इनकी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो भट्टू जो वीआईपी हैं इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए। अंकिता प्रकरण को लेकर 8 तारीख को हो रही है महापंचायत का सफल माने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस महापंचायत को समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को सभी सहयोग दल में और उसके साथ ही जुड़े लाइक और माइंडेड कर्मचारी संगठन और विविध सामाजिक संगठन ने इस मुद्दे पर गंभीरता से साथ दिया। हरीश रावत ने कहा कि अंकिता मामले को सीबीआई का जांच चल रही है, लेकिन सेटिंग और जज को देख रहे में ही जा रही है। हमारी मांगे और सीबीआई की सेटिंग जांच की निगरानी में ही जांच करी जाए। देखिए, सीबीआई जांच करे मगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करे। ये जन आकांक्षा थी, ये उत्तराखंड के लोगों का राइडर था। उन्होंने कहा सीबीआई की जांच मगर सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, उनके निगरानी में। और दूसरा राइडर था कि एफआईआर नए सिरे से लिखी जाए और उस एफआईआर में जो साक्ष्य नष्ट करने वाले लोग वो भी, और जो वीआईपी के रूप में जो नाम सामने आए वो लोग भी एफआईआर और जांच का हिस्सा हों। राजधानी देहरादून में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आज संयुक्त संघर्ष मोर्चा महापंचायत की तमाम राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए, जहां सभा ने एक सुर में सुप्रीम कोर्ट को सेटिंग और जज की निगरानी में सीबीआई की जांच की मांग किया। वहीं महापंचायत 5 प्रस्तावों के पास किया गया, जिसका ज्ञापन राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। महापंचायत शामिल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मंच पर बैठे अंकिता के माता पिता के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि अनिल जोशी के जगह अंकिता के माता पिता शिकायत पर सीबीआई की जांच की मांग उठाई है। जो महापंचायत है ये उत्तराखंड के जन आकांक्षा, जन संघर्ष की भावना का हिस्सा है और हम भी इस हिस्से के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उत्तराखंड की जन आकांक्षा है की जांच सुप्रीम कोर्ट की देख रही है। एक तो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा और जो हमने यहाँ से उनको भेज भी दिया है, लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीके से राज्यपाल महोदय के द्वारा उसको दिया जाएगा। यहाँ से मार्च करते हुए हम राज्यपाल के पास तक जाएंगे, 5 लोग उनको ज्ञापन देंगे। शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आज प्रशासन की मोड़ पे दिखाई दे रही है। यात्रा केवल महाशिवरात्रि 15 फरवरी में तक चलेगी, जिसको लेकर सुरक्षा, यातायात और मोड़ और भीड़ प्रबंधन को व्यापक इंतजाम दिए गए हैं। कमलदास कुटिया ने ये पुलिस और ब्रेकिंग के बाद ही एसपी सीट और अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रदेश पर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर और स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी की गई है। कांवड़ियों की सुविधा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैदल और श्रद्धालुओं को वाहनों के लिए अलग अलग से मार्ग और निर्धारित किए गए। वहीं पार्किंग स्थलों को लेकर गंगा घाट और अतिरिक्त पुलिस के बल की तैनाती की गई है।
देखिए शारदीय कांवड़ स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 फरवरी से शुरू होकर के और महाशिवरात्रि जो हमारा 15 तारीख को पड़ेगा उस दिन तक विशेष रहेगा। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी जनपद के अधिकारियों को ब्रीफिंग दे करके और मीटिंग करके जो महत्वपूर्ण निर्देश थे वो दिए गए थे, जिसमें न केवल रूट की व्यवस्था बल्कि जो पैदल मार्ग है, हमारा पार्किंग की व्यवस्था है, घाटों की व्यवस्था है, इसके अलावा जो हल्की पहाड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले हमारे पुल हैं, तो आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एक एक व्यवस्था को चाक चौबंद और सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि यातायात सुगम हो और सुरक्षित तरीके से कांवड़िए अपने गंतव्य को जाए, हमने हमारे द्वारा प्लानिंग की गई है। संपूर्ण कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो पुलिस बल की तैनाती की गई है, एसएसपी महोदय के निर्देश के क्रम में 9 जून और 19 के करीब में हमारे द्वारा सेक्टर बनाया गया है। प्रत्येक जो जोन है उसके प्रभारी हमारे द्वारा गैजेटेड अधिकारी को बनाया गया है और इसी तरीके से जो सेक्टर है उसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चूँकि हमारे वहाँ जो कांवड़ यात्री हैं इस वाले में लगभग 90% के जो कांवड़िए हैं वो वाया नजीबाबाद बिजनौर होकर के आते हैं, जो पीछे से मुरादाबाद, रामपुर, उधम सिंह नगर, उधर अपना रामनगर, पीलीभीत, बरेली इन क्षेत्रों से आते हैं। तो उसके लिए हमने वहाँ पर चिड़ियापुर में भी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। चूँकि एक महत्वपूर्ण यात्रा का पड़ाव यहाँ पर रसावड़ है, वहाँ पे भी हमारे द्वारा विस्तृत व्यवस्था की गई है। 4.2 से चूँकि कांवड़िए 2 भागों में वापसी में बढ़ जाते हैं, इसमें जो यातायात मार्ग है, जो वाहनों का मार्ग है वो वाया हाईवे जाता है और एक अंदर से जो मार्ग है जो कि नहर पटरी का मार्ग है जो जंगल से होके जाता है, तो उसमें भी फॉरेस्ट के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके और उनकी भी ड्यूटियों को लगवा गया, उसमें उनसे भी। देहरादून में स्वामी से दर्शन के बाद पत्रकार से बात करते हुए इस दौरान अंकिता हत्याकांड के कुछ स्वार्थ तत्वों से देवभूमि की माहौल खराब करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नेपाली की तरह उत्तराखंड के युवाओं भड़काने का काम कर रहे हैं। स्वामी के दर्शन में भारती भी ये आरोप लगाए कि उन्होंने उर्मिला शनावर के सामने लाने के लिए अपनी संपर्क में अयोग करते रहते, लेकिन अब अगर उर्मिला शनावर ने कुछ होते तो साक्ष्य मिटाने के हैं। आरोप में भी लगते हुए स्वामी के दर्शन भारती ने कहा, सरकार से जनता है कि इच्छा के अनुसार सीबीआई की जांच कराई जाए कुछ, लेकिन इसे बौखला जा रहे हैं, सिवाय की जांच और इंतजार में नहीं रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग जांच के नतीजे में इंतजार कर रहे हैं और केवल माहौल को खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। स्वामी के दर्शन में भारती का मांग है कि ऐसे लोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। करके हटाने की कोशिश करेंगे, साथ ही लोग 40 तक ठान दो। बस देखिए एक बात सुनो, जिन लोगों को पुलिस पे भरोसा नहीं, जिन लोगों को ऐसा भी भरोसा नहीं, जो लोग हैं, जिन लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, अब उनके सामने सीबीआई भी आ गई है। अब उस सीबीआई पर भरोसा नहीं तो सब क्या किया जाए? मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक छोटा व्यक्ति इस प्रदेश का, प्रदेश में जो कुछ मैंने करना था उस बेटी की आवाज को आगे लाया। देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार हेमभट्ट की हत्या में आज हमले का मामला पुलिस की त्वरित और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को चिन्हित करी गई है। हिरासत में लिया गया वरिष्ठ पत्रकार हेमभट्ट ने आरोप लगाया कि स्कूटी के सवार 3 युवक ने उनके बाइक को रोककर मारपीट की खबर चलाने पर धमकी दी है। मामला ने पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की है। अब आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। वो ये मामला तहरीरी से आधार और तत्काल मुकदमा दर्ज करके पुलिस टीमों ने गठित की गई है। घटनास्थल में आसपास ही सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद आरोपियों ने चिन्हित करके हिरासत में लिया गया। सभी के खिलाफ नियम के अनुसार वैधानिक की कार्रवाई की जा रही है। श्री हेमभट्ट जी के द्वारा थाना डालमडाला पर दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और चौकी इंचार्ज आरागर को इसकी तफ्तीश दी गई। पुलिस के द्वारा जो इसमें अज्ञात स्कूटी सवार चालक थे, अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए और अथक प्रयासों के द्वारा इसमें जो अभियुक्त थे उनको आज हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड की गैरसैंण को राजधानी के स्थायी बनाने की कोशिश की जा रही है। मांग जारी है कि विभिन्न संगठनों के राजनीतिक दलों की इस मांग को लेकर समर्थन किया गया। पिछले दिनों पूर्व IAS अधिकारी विनोद के नेतृत्व में स्थायी राजधानी गैरसैंण की समिति और जन चेतना के अभियान में शुरू की गई है।
जिसमें से लोगों की संपर्क करें, उनकी राय और जाननी जा रही है। अब की कोई थरोली और विधानसभा विधायक भोपाल राम चमटा ने गैरसैंण की स्थायी में राजधानी घोषित कर दी गई है, लेकिन इस मांग को उन्होंने कहा कि गैरसैंण की स्थायी राजधानी बनाने के क्षेत्र में विकास का रोजगार अवसर बढ़ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड की सरकार गैरसैंण के प्रदेश में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। अगले ही महीने विधानसभा का बजट स्तर भी गैरसैंण की भरोड़ी शैण की विधानसभा में आयोजित किए जाएंगे। बहुत बड़ी आपदा आई थी थराली विधानसभा के अंतर्गत, चाहे वो नंदानगर का इलाका हो, चाहे देवाल का हो, चाहे थराली चेपनों का हो, तो कहीं न कहीं उससे भी हमारा क्षेत्र काफ़ी आपदा से प्रभावित रहा है। और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था और तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन हो, तहसील प्रशासन हो, इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कहीं न कहीं लोगों को राहत देने का जो काम किया था। और आजकल पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना का जो कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कैजुअल्टी भी हुई थी, बहुत सारे मकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, हमारी सड़कें बहुत ज़्यादा, छोटी पुलिया, रास्ते, तमाम चीज़ें हमारी आपदा से प्रभावित हुई थी। तो आजकल उन पर काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि चूँकि इतने बड़े भूभाग में आपदा का आना, उस पर निर्माण कार्यों का जो होना, ये कहीं न कहीं इसमें थोड़ा सा हमको और अधिक मेहनत की ज़रूरत है कि हम लोगों के बीच जो लगातार संवाद बना हुआ है, तो लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज हमारी सरकार ने जो सबका साथ सबका विकास का जो भाव हमारी यशस्वी जनपद के रुद्रप्रयाग अंतर्गत के नदी किनारे की ये आज 12 विभिन्न स्थानों के पर खनन और पट्टियों की संचालन किए जाएंगे। इससे पहले कि जहां की एक नदियों की प्रभावी चैनलाइजेशन संभव की हो सके, वहीं दूसरी ओर संबंधित विभागों की बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त भी होगी। साथ ही ये प्रक्रिया मानसून स्तर के पूर्व नदियों के प्राकृतिक प्रवाह का सुगम बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिलाधिकारी प्रतीक जैन की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष सिविर और ड्रेजिंग, रिवर और ड्रैगिंग के कार्य विशेष रूप में प्राथमिकता दी गई है, ताकि नदियों के बहाव सुव्यवस्था किया जा सके। उन्होंने कहा कि मानसून की अवधि बड़े मात्रा में गाड़ी और गैदर नदियों के मिलते जैसे नदियों के उफान पर आती है। इस स्थिति में नदी को किनारे वैसे गांव को काश्तकारों की खेती और फिलहाल की आवश्यक भवनों पर खतरे उत्पन्न होती जाती है। मानसून के पूर्व नदियों की जमा अतिरिक्त मलबे और रेत जैसे बजरी एवं बुलडोजर के हटाने के लिए रिवरी और ड्रेजिंग की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए खनन पट्टी संचालन के एक प्रभावी माध्यम जिसकी ओर से राजस्व अर्जन होती है। ये दूसरा संभावित और आपदा जोखिम है कि ये काफी हद तक कम किया जा सके। देखिए, एक और अच्छी खबर है हमारे जनपद के लिए कि इस बार हमने बहुत अच्छे लेवल पे रिवर ड्रेजिंग पे काम करने का डिसाइड किया था। हम सब जानते हैं कि जो हमारे नाले हैं, गदेरे हैं, नदियां हैं जनपद में, यहाँ पे मॉनसून के टाइम पे जल स्तर बहुत बढ़ जाता है और रिवर की वजह से या गदेरों की वजह से पानी जब ज्यादा उफान पे होता है तो दोनों ही तरफ पानी कटान भी करते हुए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से बहुत जगह पे खेतों को भी क्षति होती है, लोगों की निजी नाप भूमि पे क्षति होती है, कई घर भी नुकसान की जद में आ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि रिवर ड्रेजिंग किया जाए। रिवर ड्रेजिंग एक तरीका है जिससे नदी को चैनलाइज किया जाता है। ये थी आज तक की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।